19 अगस्त 2024 ग्रेविटेशन का चैप्टर। और ग्रेविटेशन के चैप्टर में लास्ट वीक भी 3 क्लासेस कर चुके हैं विद सर्कुलर मोशन। आज की क्लास में हम और आगे जाना चाहते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक ये चल रहा है ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि आपको पता है हमारी जमीन एक प्लेनेट है। इस प्लेनेट के अराउंड चांद घूम रहा है। चांद को बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जो दूसरे सैटेलाइट घूम रहे हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्वेश्चन ये है कि मून हमारी जमीन के अराउंड सर्कुलर पाथ में किस तरह घूम रहा है। आपको रीजन एक्सप्लेन करनी है कि ये किस तरह घूम रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जनाब प्लेनेट और सैटेलाइट के बिटवीन में there is force of gravitation, and this gravitational force is providing centripetal force, so satellite is revolving around the planet. So the satellite is revolving around the planet. बेटा साइम जरा अपनी रीड एंड राइट की बुक में आप आ जाएं ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पार्ट अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो जो बच्चे बहुत देर से बैठे हैं वो बेचारे बोर हो जाएंगे। अब जरा असली क्वेश्चन में आ जाए। इट इज द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है सर? मेन क्वेश्चन ये है कि ये हमारा ये चांद है, ठीक है जनाब, ये चांद है और ये जमीन है, ठीक है जनाब। जमीन का जो अपना रेडियस है वो कैपिटल आर है। जमीन का जो अपना रेडियस है, पर्सनल रेडियस, इट इज कैपिटल आर। और इस जमीन के अराउंड मून घूम रहा है और मून का जो ऑर्बिटल रेडियस है इट इज स्मॉल एन टाइम्स आर। ये क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो दो रेडियस हमें इसमें नजर आ रहे हैं। एक अर्थ का अपना रेडियस है और एक मून का ऑर्बिटल रेडियस है। कह रहे इन बातों को सामने रखते हुए क्वेश्चन है शो दैट हमने निकालनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। निकालनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। और इस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट से कहता हूँ और जब मैं वीडियो का भी नाम रखना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो मैं इसके ऊपर इसका नाम रखता हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ वाली वीडियो। एक ही क्वेश्चन है, मतलब 2 दफा आया भाई सवाल। हेडिंग है डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्वेश्चन है कि आज हमने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये बताइए बेटा, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी हो तो दिमाग में आती है बात कि सर डेंसिटी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें सर अर्थ का मास होगा कैपिटल एम, क्योंकि जो सेंटर में होता है उसको हम कैपिटल एम लेते हैं। और अर्थ का वॉल्यूम होगा, उसको मैंने लिख दिया वीई। फिर याद कीजिए कि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल शेप है। जब अर्थ की शेप स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब। अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है तो बेटा मैंने लिख दिया आर क्यूब। और एक स्टेप बचाने के लिए इस नीचे वाले 3 को मैंने पहुंचा दिया ऊपर। पहले बेटा इतना कॉपी कीजिए। अर्थ का मास कैपिटल एम, अर्थ का वॉल्यूम 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब। अपॉन वाला 3 मैं सबसे ऊपर लेके चला गया, ये बन गया 4 पाई आर क्यूब। अब आप नोट कीजिए कि जो रिलेशन आपको बनाना है उस रिलेशन में हमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो इस इक्वेशन में कुछ आगे पीछे हैं। जैसे हमें अर्थ का मास एम, लेकिन जो रिजल्ट लेकर आना है उसमें मुझे एम कहीं नजर नहीं आ रहा। तो एक बात तो मैंने डिसाइड कर ली कि मैंने इस कैपिटल एम को किसी तरह से एलिमिनेट कराना है। एम को एलिमिनेट कराना है। कैपिटल आर भी मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा इस रिजल्ट में। तो जो जो चीजें मुझे नजर नहीं आ रही इनको एलिमिनेट कराना है। कैसे एलिमिनेट कराऊं? तो याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में आपको ये वाली टर्म नजर आए क्या, कि भाई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है। कोई भी सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है ना तो फौरन दिमाग में हमारी बात आना चाहिए कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके बाद जरा आगे लिखिएगा एज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जनाब। इसी के नीचे बेटा ये लिख दीजिए और इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दें, क्योंकि ये आखिरी स्टेप में हमें याद आएगी। इसका नाम बेटा इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दें, हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम आपसे पूछें बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी क्लास के शुरू में मैंने पढ़ाया, कैपिटल जी। सर अर्थ का मास होगा, फिर मून का मास होगा, और फिर मून और अर्थ के बिटवीन डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो सर अर्थ और मून के बिटवीन जो डिस्टेंस है इट इज एन आर, इट इज एन आर। तो एन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के मेरे पास वैसे दो फॉर्मूलाज हैं, मुझे रिजल्ट में टाइम नजर आ रहा है। जब टाइम नजर आ रहा हो ना तो आपके जहन में बात आना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और आर फॉर रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस। और सर ऑर्बिटल ऑर्बिटल रेडियस यहाँ पे भी एन आर है, ऑर्बिटल रेडियस यहाँ पर भी एन आर है। इट इज ऑर्बिटल रेडियस। बेटा कॉपी करते रहिए। लेफ्ट साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा है कि जमीन और मून के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स एम, याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में वो वाला एम होता है जो घूम रहा होता है, जो रिवॉल्व कर रहा होता है। एम उसका ऑर्बिटल रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आप आइदर साइड्स पे देखिए तो आपको स्मॉल एम से स्मॉल एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया तो बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर बाकी बचा जी एम इज इक्वल टू, सर ये डिवाइड है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एन क्यूब आर क्यूब। और जहां लिखा हुआ है ओमेगा, सर ये ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। सबने सर्कुलर मोशन का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है जी। अच्छा अब इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करके मुझे इसमें कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम को सब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि मैं आपको ऊपर डिसाइड करा चुका हूँ कि डेंसिटी वाले फॉर्मूले में मुझे एम को एलिमिनेट कराना है, तो इसमें से बेटा एम को सब्जेक्ट बनाए। एन क्यूब आर क्यूब 2 पाई का स्क्वायर करूंगा इट बिकम्स 4 पाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कैपिटल जी डिवाइड हो जाएगा और टी स्क्वायर आ जाएगा। बेटा कॉपी कीजिए क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लग रही है हमें। इस कैपिटल एम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ये सवाल एग्जाम में 2 मरतबा आया हुआ है भाई। इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, और आप देखिएगा कि मैं पुट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में अगर आप खुद से पुट करें तो आपको खुद ब खुद वो रिजल्ट मिल जाएगा जो कि रिक्वायर है। डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल एम की जगह मैं कैपिटल एम की इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ। कैपिटल एम की वैल्यू है जनाब एन क्यूब आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी टी स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये मैंने कैपिटल एम की वैल्यू लिखी है। सर कैपिटल एम के बाद वहां क्या क्या बचा? बेटा वहां पे बाकी बचा 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड आर क्यूब। ठीक है जनाब, मैंने जो नंबर पहले से लिखे थे उनको ब्लू कलर से लिखा है, और जो वैल्यू पुट की है उसको बेटा मैंने रेड कलर से लिखा है। अब आप खुद से सिंप्लीफाई करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, सर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद डेंसिटी का रिजल्ट खुद ब खुद जो बाकी बचेगा वो वही बचेगा। 3 शुरू में लिख लीजिए, एक पाई बाकी बचा है, एन क्यूब बाकी बचा है, और डिनोमिनेटर में जी टी स्क्वायर बाकी बचा है। तो इट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, इट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। बेटा कॉपी कर लीजिए। तो ये डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन को अगर आप लिख कर रहे हैं तो खुद ब खुद कैलकुलेशन आगे भागती चली जाएगी, खुद ब खुद कैलकुलेशन बेटा आगे भागती चली जाएगी। इसमें कोई बहुत मुश्किल मेरा नहीं ख्याल की कैलकुलेशन यूज हुई है। सिर्फ ख्याल रखना है डेंसिटी उसने पूछी तो डेंसिटी के फार्मूले से शुरू किया, और प्लान बना लिया कि इसमें से एम को रिप्लेस करना है। एम को रिप्लेस करने के लिए एफ जी इक्वल टू एफ सी पे पहुंच गए, और वहां से सॉल्व करके हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। किसी बच्चे को फॉर्मूला समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। साइम ने बेटा लेट ज्वाइन किया है, साइम आपको डेरिवेशन वैसे जब आपने ज्वाइन किया मैंने वहीं से शुरू की है। क्या सवाल समझ में आया बेटा साइम? ठीक है जी। अच्छा बेटा ये हमने निकाली डेंसिटी। जब डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया तो इसी डेंसिटी के फार्मूले को लेकर नेक्स्ट पार्ट के अंदर कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं? तो मैंने इसी फार्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन कराना है।
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अर्थ का जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। वो किलोमीटर में, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। वैसे किलोमीटर में ही रहने दो, उसकी वजह मुझे नजर आ रही है एक। ठीक है जी। अच्छा, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है जी, कैपिटल आर हो गया। फिर आगे क्या कहते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो आपको याद है अर्थ और मून के बिटवीन जो डिस्टेंस था ना, इसको अभी ऊपर डायग्राम में उन्होंने लिखा हुआ है एनआर। एनआर लिखा हुआ है, और एनआर है अर्थ और मून के बिटवीन डिस्टेंस, एंड इट इज 3.84 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर। तो ये अर्थ का रेडियस है और ये मून का ऑर्बिटल रेडियस है। कैपिटल आर अर्थ का रेडियस, एन आर मून का ऑर्बिटल रेडियस। इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे स्मॉल एन कैलकुलेट करना है, तो भाई स्मॉल एन कैलकुलेट करने के लिए बेटा अलीजा ये पहला नंबर कैलकुलेटर में पुट करें और इसको कैपिटल आर से डिवाइड करा दें। और कैपिटल आर है बेटा 6.38 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर। तो मैंने इसीलिए किलोमीटर को किलोमीटर रहने दिया। अब आप जब डिवाइड करते हो तो स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। अलीजा बेटा क्या वैल्यू आ रही है? 60.18, तो 60.2, ठीक है जनाब। तो ये एन की वैल्यू आ गई, जो भी एन की वैल्यू आ गई हमने उसको नोट कर लिया है। और अब इस एन की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ का हमने बनाया हुआ है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखना चाहूंगा, ठीक है जी। 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एन 60.2 मैंने इसका कर दिया होल क्यूब। नीचे लिखा हुआ है कैपिटल जी 6.673 एक्सपोनेंट -11। जहाँ लिखा हुआ है टाइम, टाइम बेटा लिखा हुआ है डेज में, तो बेटा डेज को कन्वर्ट करो सेकंड में। तो 27.3 डेज, हर डे में 24 आवर्स, हर आवर्स में 3600 सेकेंड्स, और इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया, उस ड्राइव किए हुए फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, और पुट करके आपने कैलकुलेटर चलाना है। तो आपको मिल जाएगी अर्थ की डेंसिटी। आपको मिल जाएगी अर्थ की डेंसिटी। जी बेटा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 5,500 इसकी वैल्यू होती है, 5.5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है ना? तो हाँ बेटा बोलिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ अ सैटेलाइट मे बी इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड आ प्लेनेट। अच्छा, तो देखिए इसके ना यूं भी आंसर कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए ये जो हमारी ये फॉर एग्जांपल ऑर्बिट है, ये मैंने गलत एप्लीकेशन यूज कर ली। अरे ना, ये ऑर्बिट है चांद का, ठीक है। ये चांद का ऑर्बिट है और ये हमारी जमीन है। तो जो जमीन की फोर्स है ना सर, ये चांद के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। और अभी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो मैं दोनों बातें मिला के यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। क्या बातें कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून, सो प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, डेप्थ में ना जाए तो मैंने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम थोड़ी सी डेप्थ में चले जाएं तो उसने कहा किस तरह एक्ट कर रही है या वो गोल रास्ते पे क्यों घूम रहा है। तो इसके अंदर आपको ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए की वर्ड होता है फोर्स का परपेंडिकुलर एक्ट करना।
तो जो फोर्स भी परपेंडिकुलर एक्ट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो सर्कुलर पाथ पे घुमा देगी। तो मेरे ख्याल में अलीजा आपको इस बात का कनेक्शन अब समझ में आ रहा है कि जब कभी आपसे कहें कि सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह घूम रही है, तो उसका आंसर है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो अब हम आइंदा ज़हन में रखेंगे, कभी भी वो कहे कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों, किस तरह लंबी करें, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली इसी से डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पे घूमना शुरू कर देगा। उसी की शॉर्ट वर्डिंग है, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक ही बात है, बिल्कुल 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 एक ही बात है ना, बिल्कुल एक बात है। अब हम याद कर करके तो नहीं जा सकते ना, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखें, दोनों कंडीशन में वो सर्कुलर मोशन की वो एक्सप्लेनेशन बन जाती है। ठीक है बेटा, दोनों सूरतें बन जाती है। अच्छा बेटा, ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया डेंसिटी ऑफ अर्थ के नाम से। अब मैं अपने टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ, और आज में एक नया टॉपिक है। पहले जरा इस वाले क्वेश्चन पे भी बेटा आप लोग पहुंच जाए, अगर आपके पास बुक है, और इसमें से हाईलाइट कर दें बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स। सर बाइनरी स्टार्स में क्या होने वाला है, तो जरा सुनिए एक नई बात। हम लोग जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सेंटर पर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और इसके सराउंडिंग में कोई छोटा ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है जनाब। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे, उसी चांद वाले, सोलर सिस्टम वाले, सब में सेंटर पे हैवियर मास और स्मॉलर मास इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। लेकिन नेचर ने, कुदरत ने एक और तरह की मोशन रखी हुई है। और वो मोशन कैसी है, तो जरा देखिएगा। मोशन जनाब यूं है, जो आपके सामने से आपको नजर भी आएगी, कि दो स्टार्स हैं। ये दोनों स्टार्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, और इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर कुछ भी नहीं है। सर्कुलर पाथ के सेंटर पे कुछ भी नहीं है। ठीक है जनाब। लेकिन इन दोनों के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बल्कि अभी मैं आपको एक वीडियो क्लास के आखिर में शेयर करूंगा, मुश्किल से 5 सेकंड की होगी, हार्डली 5 सेकंड की। उस 5 या 10 सेकंड की वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं कि बाइनरी स्टार्स सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह घूम रहे होते हैं। ठीक है ना, 10 सेकंड की एक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं क्लास के आखिर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत पड़ी हुई है। तो दो स्टार्स घूम रहे होते हैं, और जब ये दोनों स्टार्स घूम रहे होते हैं, तो दोनों स्टार्स के सेंटर पे कुछ भी नहीं होता। तो एक नई बात तो इस सवाल में ये बाइनरी स्टार में, नंबर वन। नंबर टू, जब कभी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा मेजरमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी बाइनरी स्टार होगा, तो बाइनरी स्टार में कोई एक स्टार बहुत बड़ा होगा और कोई दूसरा स्टार उसके कंपैरेटिवली छोटा होगा। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो बड़े वाले स्टार के करीब हो जाता है। और जब वो बड़े वाले स्टार के करीब हो जाता है, तो हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं डिस्टेंस की, वो इस सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। यानी इस सेंटर ऑफ मास से बड़े वाले स्टार का डिस्टेंस, जो कि इस क्वेश्चन में स्मॉल डी लिया गया है, दिस डी विल बी कंसीडर्ड एज रेडियस ऑफ हैवियर मास, मतलब ऑर्बिटल रेडियस ऑफ हैवियर मास। यानी ऑर्बिटल रेडियस वैसे मेरे ख्याल में जहन में आएगा सर, सेंटर ऑफ सर्कल से लेना चाहिए, पर ऐसा बाइनरी स्टार में नहीं होता। सर बाइनरी स्टार्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है सर, वो लाए करता है, वो मौजूद होता है हैवियर मास के करीब। और उसी हैवियर मास के करीब जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसी से दोनों तरफ का डिस्टेंस लेते हैं। और अब दोनों तरफ का डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने लेफ्ट साइड पे ग्रीन लाइन बनाई है, ये डिस्टेंस तो स्मॉल डी है, लेकिन जो राइट साइड के ऊपर मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस होगा। तो ऊपर उन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, इट इज 2.8। तो मैं 2.8 और एक्सपोनेंट नहीं लिख रहा, खाली 2.8 माइनस डी लिख रहा हूँ। 2.8 माइनस डी लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने इस पूरी चीज को नहीं लिख पाया, यहाँ पे मैंने जगह की कमी है। तो जो स्टार बी है, उस स्टार बी का ऑर्बिटल रेडियस 2.8 माइनस डी है, और जो स्टार ए है उसका ऑर्बिटल रेडियस सिर्फ स्मॉल डी है। ठीक, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और आयशा मुझे समझाएंगी। बट आयशा जरा गौर से सुनिएगा। आयशा, सर हमने अभी तक पहले जितने क्वेश्चन आपको कराए, सब में सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर
सर बड़ा मास होता है और छोटा मास उसके अराउंड घूम रहा होता है। लेकिन बाइनरी स्टार में सर दोनों स्टार अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल घूम रहे होंगे, नई बात। और दूसरी खास बात, सर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल नहीं लेंगे, बल्कि सेंटर ऑफ मास जो हैवियर स्टार के करीब होगा, सर वहां से ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं। बेटा आयशा बोलिए, मैं खामोशी से सुनूंगा, कुछ भी बोल दीजिए बेटा। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बोला आपने, बिल्कुल टोटली गलत बोला, दोबारा आराम से सुनिएगा। सर हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं सब में सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पर हैवियर मास होता है, लेकिन बाइनरी स्टार में सेंटर पे कोई मास नहीं होता। दोनों स्टार सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहे होते हैं। सर दोनों स्टार सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे घूम रहे होते हैं। सिर्फ इतनी बात बोलिएगा, मैं आपसे अब पूरी बात नहीं कहलवा रहा बेटा। आयशा सिर्फ आधी बात बोलनी है। सर अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें हैवियर मास सेंटर पे होता है, छोटे मास बाहर घूम रहे होते हैं। बाइनरी स्टार में दोनों स्टार सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस पे घूम रहे होते हैं। आयशा बेटा बोलिए। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। बेटा अंजुम आपसे बात करना चाहूंगा। बेटा अंजुम आप जरा गौर से सुनिएगा। सर हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से मेजर करते थे। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से मेजर कर रहे थे। बाइनरी स्टार में सेंटर से ऑर्बिटल रेडियस नहीं लेते, बल्कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वहां से ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं। सर बाइनरी स्टार में जो सेंटर ऑफ मास होता है वहां से ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं। अंजु बेटा बोल के बताइए। हाँ, उधर से ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं, उधर से ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों बातें क्योंकि मैंने नोट किया कि आप दोनों बच्चों ने बोलने में स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहूंगा बेटा जरा दो बातें लिख लें। पहला पॉइंट लिखिएगा, बाइनरी स्टार्स मूव along circumference of circle, along circumference of circle। दोनों स्टार सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्बिटल रेडियस, देयर ऑर्बिटल रेडियस, यानी दोनों की बात कर रहे हैं। देयर ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। देयर ऑर्बिटल रेडियाई आर मेजर्ड नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बट फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है। काम की बात, सर्कल के सेंटर से नहीं लेते, नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने जितने सवाल कराए हैं उसमें हमेशा सर्कल के सेंटर से लिया है। लेकिन बाइनरी स्टार में वी डू नॉट मेजर ऑर्बिटल रेडियाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बट फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मास। दोनों बातें अब काफी लंबी हो गई। अब जो बच्चे हैं बाकी बोर हो रहे होंगे, हम जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ स्टार हैज सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है जनाब, दोनों स्टार पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, दोनों के बिटवीन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड की क्यों होती है। होना तो ये चाहिए कि जो बड़ा मास है सर वो ज्यादा फोर्स लगा दे, जो छोटा मास है वो कम फोर्स लगाए। तो इसका आंसर ये है कि सर हम एएस की फिजिक्स में पढ़कर आए हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। पर जितनी फोर्स जमीन लगा रही होती है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो बॉडी जमीन पे लगा रही होती है। यानी कितनी अजीब सी बात है कि जमीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, इट इज एक्शन,
और वो बॉडी जमीन को अपनी तरफ खींच रही है, इट इज रिएक्शन। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो फोर्स है ना, ये फोर्स दर हकीकत क्या है, आप ये लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स between them between them is according to NTM, Newton third law of motion, is pair of force. So action reaction are equal. ठीक है ना, एस के फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज पेयर ऑफ फोर्स। जब ये पेयर ऑफ फोर्स है तो दोनों स्टार के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज एक्टिंग एज अ पेयर ऑफ फोर्स, और जब वो पेयर ऑफ फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसमें की वर्ड है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें की वर्ड है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल। अच्छा, अब जनाब इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बेटा ये है कि नेचर ने, कुदरत ने जो स्टार्स को बाइनरी स्टार वाले सर्कुलर पाथ में घुमाया है, तो कहते हैं दोनों स्टार सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं। वरना सोचिए कि अगर एक स्टार तेज घूम रहा हो और दूसरा स्टार इसके मुकाबले में स्लो हो, तो जो फास्ट चल रहा है वो स्लो को जाके हिट कर देगा, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते पे घूम रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का सिस्टम, निज़ाम, कि दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। आपने ओमेगा बेटा कैलकुलेट करना है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब बेटा टू कांस्टेंट है, पाई 3.142 है, कैपिटल टी 4 इयर्स, यानी ये एक सर्कल, एक रोटेशन 4 साल में कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता है 1 ईयर में 365 डेज, ईच डे 24 आवर्स, और फिर इसके अंदर 3600 सेकेंड्स। तो बेटा इसको पूरा सॉल्व करके बताना होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैंने इस नंबर को यूज करना है। 4.98 है तो इसको 5 ले लें, और एक्सपोनेंट कितना बताया बेटा, -8, ठीक है, और यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकंड में 5 एक्सपोनेंट -8 की स्पीड से भाग रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं दोनों स्टार्स के सेंटर्स के बिटवीन का डिस्टेंस 2.8 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है, जो कि ऊपर डायग्राम में दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं स्टार ए का मास, स्टार बी का मास, ये सिंबल दिए हुए हैं। हमें एक रेशो दिया हुआ है, एक रेशो दिया हुआ है, और रेशो देकर अब हमसे कह रहे हैं डिटरमिन डी, स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करें? तो इस क्वेश्चन को करते वक्त मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जब कभी बाइनरी स्टार का क्वेश्चन हो, तो आप यूं सोचें कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, पर सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने जानबूझ के 2 मरतबा लिखा है। एक मरतबा स्टार ए के लिए और एक मरतबा स्टार बी के लिए। ठीक है जनाब, क्योंकि दोनों ही घूम रही हैं। ठीक है जनाब, एफ जी इक्वल टू एफ सी खाली नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ एफ जी इक्वल टू एफ सी फॉर स्टार ए, इन द सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर स्टार बी। अच्छा, ये क्वेश्चन इत्तेफाक है, ये क्वेश्चन इत्तेफाक है कि आप किसी से भी कर लें, यानी एफ जी इक्वल टू एफ सी स्टार ए के लिए ले लें या स्टार बी के लिए ले लें, मेरे ख्याल में दोनों में सॉल्व कर जाएगा। तो चलिए जनाब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर स्टार ए। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, सर वो तो फार्मूला एक ही है, कैपिटल जी स्टार ए का मास, स्टार बी का मास, और डिवाइडेड बाय दोनों स्टार्स के बिटवीन टोटल डिस्टेंस, दोनों स्टार्स के बिटवीन टोटल डिस्टेंस। और याद है दोनों स्टार्स के बिटवीन जो टोटल सेपरेशन है, इट इज 2.8 एक्सपोनेंट 8 और
आंसर भी किलोमीटर में है तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कन्वर्जन करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में ही मैं लिख रहा हूँ। और ये विद स्क्वायर हो गया, जी m1 m2 अपॉन टोटल डिस्टेंस, एंड इट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, दोनों स्टार्स के बिटवीन का इट इज द टोटल डिस्टेंस, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार ए के लिए। सर स्टार ए के लिए है तो स्टार ए का मास आएगा, स्टार ए का मास आएगा, ठीक है। फिर स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस आएगा और फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर तो लिखा है, लेकिन मैंने एम लिखा है स्टार ए के लिए, तो आर भी स्टार ए का लिखूंगा। तो बताइए ऑर्बिटल रेडियस फॉर स्टार ए क्या है? सर ऑर्बिटल रेडियस फॉर स्टार ए है 2.8 माइनस डी, 2.8 माइनस डी। अच्छा जी 2.8 माइनस डी। अच्छा जी, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर एम बी से, सॉरी एम ए से एम ए कट जाएगा, और अगर एम ए से एम ए कट गया तो ये वाला रेशो कहाँ यूज होगा यार? ये वाला रेशो कहाँ यूज होगा? क्योंकि हमें तो इसका रेशो चाहिए एम ए एम बी का, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं एम बी वाला डिस्टेंस ले लूँ, एम बी वाली फोर्स ले लूँ, तो एम बी से एम बी कट जाएगा। सर एम ए कहाँ यूज करेंगे फिर आप? अगर एक एक मास कट गया, देखिए हमें ना ये वाला रेशो भी यूज करना है, ये वाला रेशो भी यूज करना है। अब इस वाले रेशो को यूज करने के लिए, इस रेशो को यूज करें, क्योंकि एम ए और एम बी की उसने हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, और जब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई तो मुझे एम ए और एम बी को यूज करना है। तो मैंने नोट किया कि एफ जी इक्वल टू एफ सी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी सॉल्व, ठीक है ना। एफ जी इक्वल टू एफ सी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं एम ए से एम ए कट जाएगा तो ये रेशो नहीं बनेगा। ओमेगा की वैल्यू भी मुझे पता है, डी भी मैं लिख लूंगा, डी भी मैं लिख लूंगा। एम बी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 3, नहीं हो पाएगा। एम ए ओवर एम बी इज इक्वल टू 3 है। इसमें से बेटा अगर मैं एम ए को अलग कर लूँ तो इट इज इक्वल टू 3 MB, और 3 MB को अगर मैं यहाँ लाके पुट करूंगा तो फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बेटा जरा एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए हम इसको इस वाली इक्वेशन से नहीं कर पा रहे। अच्छा अगर इसको दूसरी इक्वेशन से करें, दूसरी इक्वेशन कौन सी हो सकती है? एफ सी इक्वल टू बी, ठीक है। जरा देखिएगा हम ये मतलब एक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना तीनों को लिखिएगा, तीनों को, मैंने तीनों को लिखा है, तीनों को लिख के पहले वाले मेथड से मैं फेल हो गया हूँ, दूसरे मेथड से आइए। फिर अब हम दूसरे मेथड से आएंगे तो एम ए, हाँ हाँ इससे हो जाएगा जी, हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है जी, पक्की बात है, कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक। तो आपको मैंने ये वाली टेक्निक सिखाई, और ये टेक्निक अच्छा हुआ कि मैंने करके देखी और मुझे नजर आया कि अगर जब मैं इससे करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, फंस गया मेरा क्वेश्चन। मैंने कहा भाई इससे कर लो, इससे कर लो, जरा इससे कीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार ए की इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार बी की, ठीक है। ए के लिए क्या होगा सर? ए के लिए होगा एम ए का ऑर्बिटल रेडियस ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू सर स्टार बी के लिए क्या होगा? एम बी का ऑर्बिटल रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर। और आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कोई मास कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और जब कोई मास कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो एम ए ओवर एम बी को मैं एक तरफ ले आऊंगा, और इसी एम ए ओवर एम बी की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा हुआ कि आपके साथ हमने एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जिसमें हमने इसको करके देखा तो मैं फंस गया। एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने आपको एक टेक्निक सिखाई, बाइनरी स्टार कभी भी करोगे तो ये तीनों लिखना, तीनों लिखोगे तो किसी दो से हो जाएगा, तीनों लिखोगे, तीनों तीनों का मतलब
एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन तीन में से मैंने पहले ट्राई करा एफ जी इक्वल टू एफ सी, फेल हो गया। अब मैंने करा एफ सी इक्वल टू एफ सी, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस क्या है? स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस क्या है? ये स्टार ए है सर, स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस है डी। स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस है डी, विच इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, स्टार बी का ऑर्बिटल रेडियस क्या है? सर, स्टार बी का ऑर्बिटल रेडियस है 2.8 माइनस डी। पर उस 2.8 में इस मर्तबा पूरा लिखिएगा एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। ठीक। और पूरी कैलकुलेशन हम लोग किलोमीटर में ही कर रहे हैं, ठीक है ना, किलोमीटर में कर रहे हैं। 2.8 एक्सपोनेंट 8, तो बेटा मैंने 2.8 एक्सपोनेंट 8 दोनों तरफ लिख दिया। अब आप जरा नोट कीजिए कि सर दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बाकी बचा ओनली डी, यहाँ पे बाकी बचा 2.8 एक्सपोनेंट 8 माइनस डी। बेटा आयशा हमें बताइए एम ए ओवर एम बी, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं? 3, ठीक है ना। ये एम ए ओवर एम बी की जगह मैंने पुट कर दिया 3, तो ये बन गया 3D। ये बेटा बन गया 3D। ये माइनस का डी इधर लेकर आ जाओ। सर माइनस का डी इधर आएगा तो इधर आके बन जाएगा प्लस का डी। 2.8 एक्सपोनेंट 8, बताइए 3 + 1 इट बिकम्स 4। 4 मल्टीप्लाई है बेटा, 4 बना के डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर। ये बन जाएगा 7 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर। बेटा कॉपी कीजिए। तो हमने इस सवाल में ये सीखा कि बाइनरी स्टार वाले क्वेश्चन में हम एफ जी इक्वल टू एफ सी भी लिखते हैं, पर एफ सी दो मरतबा लिखते हैं। एक एफ सी स्टार ए के लिए, एक एफ सी स्टार बी के लिए। और फिर हम कोशिश करते हैं कि किन दो को लेके चलें तो हमारा रिजल्ट आ जाए। तो पहले मैंने एफ जी इक्वल टू एफ सी से करा, और मैं देखते ही मुझे लगा कि सवाल फंस जाएगा, क्योंकि दोनों मास कैंसिल हो रहे थे। अगर एक मास भी कैंसिल हो गया तो एम ए ओवर एम बी का रेशो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, और जब रेशो इस्तेमाल नहीं होगा तो सवाल फंस जाएगा। तो हमने दूसरा मेथड पकड़ लिया, और दूसरा मेथड हमने क्या करा कि स्टार ए की सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू स्टार बी की सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्सेस को इक्वेट किया, और उसके बाद क्वेश्चन मजे से सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, जो मैंने इरेज किया मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, मतलब लेकिन ये इसका पार्ट है। ठीक है जनाब, क्यों पार्ट है जरा आप देखिएगा, मुझे लगता है अगले पार्ट में इसकी जरूरत पड़ जाएगी। आगे चले। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अभी ऊपर आंसर आया है स्मॉल डी का, उसे यूज करें और एम बी कैलकुलेट करके बताएं। एम बी कैलकुलेट करके बताएं। अब आपने एम बी कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। सर एम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एम बी कैलकुलेट करने का तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। सर एम बी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी बड़ा जगह बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर दिया है। नीचे पुश करने में सर ये सब कुछ हिल गया है, आप ना पुश करें। चले ठीक है जी, नहीं पुश कर रहे। अच्छा जी, एम बी कैलकुलेट करना है। सर एम बी कैसे कैलकुलेट करें? थे एम बी कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी स्टार के क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था? एफ जी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ सी, इसमें से कोई सी दो लाइनें पकड़नी है। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एम बी। बताओ एम बी कैलकुलेट करना है तो पक्की बात है एम ए कैंसिल आउट होना चाहिए, और एम ए कैंसिल आउट करने के लिए मैंने सिखाया कि एफ जी इक्वल टू एफ सी स्टार ए वाला ले लो। अभी मैं आपको उसकी रीजन बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सर कैपिटल जी, स्टार ए का मास स्टार बी का मास डिवाइडेड बाय सर दोनों स्टार्स के बिटवीन टोटल डिस्टेंस। दोनों स्टार्स के बिटवीन टोटल डिस्टेंस, एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 2.8 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। ठीक है जनाब। राइट हैंड पे आ जाए। सर राइट हैंड पे लिखी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स, और सर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम ए और ओमेगा स्क्वायर, और स्टार ए का रेडियस। स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस कितना है? सर स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल डी। स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कितना था स्मॉल डी? सर स्मॉल डी था 7 एक्सपोनेंट 7। 7 एक्सपोनेंट 7।
ठीक है ना, 7 एक्सपोनेंट 7, ठीक है जी। अच्छा, अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो अब आप देखिएगा एम ए से एम ए कैंसिल हो गया, और आपने एम बी कैलकुलेट करना है, तो एम बी मुझे कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर बात नजर आ रही है। एम बी मुझे कैलकुलेट करते हुए आंसर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, पहले बेटा यहाँ तक का कॉपी कर लें। अलबत्ता कॉपी करने में मुझे इस दफा एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरे पास कैपिटल जी की वैल्यू है ना, वो मीटर्स में है। कैपिटल जी की वैल्यू मीटर्स में है, और जब कैपिटल जी की वैल्यू मीटर्स में है, तो जो मेरे पास नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, दिस डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स, ये किलोमीटर में, इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लें। ये एक्सपोनेंट 8 है, इसमें किलोमीटर का 3 लगाऊंगा ना तो एक्सपोनेंट 11 हो जाएगा। आप कहेंगे सर पिछले पार्ट में आपने ये नहीं करा, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी रीजन बताऊंगा, रुकिएगा। मैं भी रीजन बताऊंगा, पहले नोट कीजिएगा। अरे जनाब, ये मैंने लिख दिया 2.8 एक्सपोनेंट 11। मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ए कैंसिल आउट ऑन आइदर साइड्स, एम बी वी हैव टू कैलकुलेट, नीचे आ रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा जी, एम बी बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। सर जब आपको एम बी कैलकुलेट करना है तो वहां लिखा हुआ है 7 एक्सपोनेंट 10, इट इज इन मीटर। ओमेगा, सर ओमेगा हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है 5 एक्सपोनेंट माइनस 8, 5 एक्सपोनेंट माइनस 8 विद स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा सर ये डिवाइड था, ये डिवाइड वाला नंबर वहां था कि मल्टीप्लाई होगा, सही बात है जी, मल्टीप्लाई होगा। 2.8 एक्सपोनेंट 11 विद स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। सर कैपिटल जी होता है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। सॉल्व करोगे तो एम बी का रिजल्ट के जी में आ जाएगा, एम बी का रिजल्ट के जी में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एम बी कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए एम ए को कैंसिल कराना था। मैंने एम ए को कैंसिल करा दिया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर स्टार ए, और उसमें एम ए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। स्टार ए का ऑर्बिटल रेडियस 7 एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर था, उस किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा, तो जनाब वो डिस्टेंस अब मीटर में है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में जब कैपिटल जी की मैंने वैल्यू यूज की है, तो ये कैपिटल जी की वैल्यू मीटर्स में, इसलिए जितने डिस्टेंस हैं ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी इन मीटर्स, इसलिए मैंने इन सबको मीटर में कन्वर्ट किया है। और मुझे अलीजा जरा इसका आंसर बता दें, एम बी का क्या रिजल्ट आ रहा है। 2 एक्सपोनेंट 29 के जी आ रहा है। ठीक है, हमारा सूरज 3 एक्सपोनेंट 30 का है, और ये कोई दूसरा स्टार है जिसका मास 2 एक्सपोनेंट 29 है, जिसका मास 2 एक्सपोनेंट 29 है केजी में। तो ये जनाब हमने कंप्लीट कर लिया। अलबत्ता मैं इस वाली बात को अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर जी हाँ जरा देखिए, लास्ट क्वेश्चन के अंदर कैपिटल जी था ही नहीं। आप देखिएगा लास्ट पार्ट के अंदर कैपिटल जी नहीं था। जब कैपिटल जी नहीं था, कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो, तो हमारी मर्जी होती है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम यूनिट हो, तो हम क्वेश्चन को चला लेते हैं। आपको याद है पीवी इक्वल टू एन आर टी वाला भी जब मैं फार्मूला कराता था, गैस लॉस जिन बच्चों ने पढ़ा है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, जब आर आ गया, जब कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, तो सारी चीजें फिर एसआई यूनिट में होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो लेफ्ट और राइट पे सेम यूनिट्स होनी चाहिए, चलेगा। तो मैंने क्वेश्चन के बी पार्ट में लेफ्ट और राइट, ठीक है जनाब, कोई कांस्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने विदाउट कन्वर्जन किलोमीटर में ही सवाल सॉल्व कर दिया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पार्ट में आया तो इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, दैट इज कैपिटल जी। और जैसे ही मुझे कैपिटल जी नजर आया तो इस कैपिटल जी को देखकर कांस्टेंट आ गया, मैंने फौरन अपना इरादा तब्दील किया, और जितने डिस्टेंसेस किलोमीटर में थे उनको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, उनको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बेटा जब मैंने बाइनरी स्टार का क्वेश्चन कराया है, यकीनन भारी पड़ा होगा, लेकिन बाइनरी स्टार के मेरे पास दो क्वेश्चंस और हैं। एक ये पीछे आइए, ये है जून 2020 के पेपर का, जून 2020 के पेपर का दो सवाल मेरे पास और हैं, और ये दोनों सवाल बेटा मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो मैं अभी अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हमने 1 आवर की पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है, कल इंशाल्लाह 1 आवर की एक और क्लास करेंगे,
लेकिन कल उसमें मैं बाइनरी स्टार नहीं कराऊंगा। कल मैं उसके अंदर एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। वो एक अलग टॉपिक है, मतलब उसके अंदर भी ग्रेविटेशन ही है लेकिन हेडिंग थोड़ी चेंज हो रहेगी। इट विल बी स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो इसको इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। बाइनरी स्टार की मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ये वाला सवाल भी करा रहा हूँ जून 2020, और इसके अलावा भी मेरे पास एक और सवाल है, वो भी मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। बाइनरी स्टार के आपको उसके अंदर 2 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग